Good morning, class. Are we live now? गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अभी हम लाइव हैं। एक बार फटाफट से सभी लोग बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आपको। देन उसके बाद में हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। मैं शीतल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ऑली बोर्ड एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतरीन जीके जीएस के क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि जिनका आना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, यानी कि वो संभावित जीएस प्रश्न हम करने वाले हैं। और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का तो भाई एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं तुम्हें कराने वाली हूँ वो एकदम बैंग ऑन है। मतलब कि क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो तुम खुद करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल एक्चुअल में बहुत अच्छा है। तो सभी लोग यहाँ पर एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मुझे एक बार ये बता दीजिए कि आवाज़ आपको सही से आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। और बाकी सब छोड़ो, तुम लोग ये बताओ भाई कैसे हो तुम सभी लोग। गुड मॉर्निंग प्रमोद, संतोष, प्रियंका देवी गुड मॉर्निंग, सपना मिश्रा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हालचाल बढ़िया? हालचाल बढ़िया है तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखो, स्टार्टिंग में ना वीडियो का जो लाइव काउंट है वो स्टार्टिंग में ही ना हम अप रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ताकि स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आप एक एक दो दो को भी शेयर कर देंगे तो भी इनफ हमारे पास यहाँ पर लाइव काउंट होगा, लाइव हमारे साथ इनफ स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे। तो फटाफट से सभी लोग चाहे एक दो जितने भी आपके नोन हैं, जो भी तैयारी करते हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी के पास में एक दो के पास तो आप शेयर कर ही सकते हो ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर व्हाट्सएप पे आप किसी भी अपने पर्सनल फ्रेंड को या रिलेटिव को शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट। ठीक है, रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए मैम की तरफ से। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? राम लखन मीना गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ब्रह्म स्वरूप जी कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अरिधि। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। सभी मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। और फटाफट से हम सभी लोग क्लास की कर देते हैं शुरुआत, यानी कि शुभारंभ। ठीक है, तो कुछ एक चीज़ें मैं आपको बीच में बताती रहूँगी। जैसे कि आपको पता है कि पूजा मैम का जो बैच है इंग्लिश का, वो लॉन्च हो चुका है 2 दिसंबर से। और यहाँ पर मेरे पेन ने काम करने से मना कर दिया है। ये तो भाई मेरे साथ बुरा ही हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो फिर। हाँ, आई थिंक अब सब ठीक है। क्लास में स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत ना हो तो फिर समझ नहीं आता ना कैसे आसानी से हम कर लेंगे। तो पूजा मैम का बैच शुरू हो गया है 2 दिसंबर से, रैंक बूस्टर बैच है, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, मैथ्स का भी आपका बैच शुरू हो गया है। इंग्लिश और हिंदी सेपरेट बैचेस में है। और पूजा मैम का जो बैच है ये है टियर 2 के लिए। तो जो भी लोग टियर 1 जिसका भी क्लियर हो गया, पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरा, वो ये रैंक बूस्टर बैच टियर 2 की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? हमेशा रहेगा प्रमोद, आशीर्वाद आप सभी लोगों पर हमेशा रहेगा। दीपांकर जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा, वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल का मैं फिर कुछ कहना चाहूँगी कि क्या बोलते हैं, उसमें तो एक ही लाइन रटा हुआ है सबको। मुझे गुजरात का याद आ रहा है, केम छो माजामा। गुड मॉर्निंग बिप्लब, गुड मॉर्निंग शिवम। बताइए ज़रा कि बंगाल में, दीपांकर बताइए बंगाल में कैसे बोलते हैं? किसी को ग्रीट करते हैं तो कैसे बोलते हैं? नमस्कार, है ना? कुछ ऐसे ही बोलते हैं शायद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाफट से। आज का है हमारा कौन सा डे? डे नंबर 3 है आज की हमारी क्लास का, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये क्लास है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा 01, यहाँ पर आप सभी लोग ज्वाइन करना ना भूलें। फटाफट से वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें ताकि बाकी सारे लोग भी हमारे साथ आके जुड़ जाएं। और क्लास का करते हैं शुभारंभ। भाई फटाफट से शेयर कर दो, एक दो लोग जिनको भी तुम जानते हो शेयर कर दो, क्योंकि यही टाइम है अच्छा से लाइव काउंट हो जाएगा। एटलीस्ट लाइव काउंट को आप लोग 20 अबव लेके जाएं। सभी लोग लाइव काउंट को एक बार फटाफट से 20 अबव लेके जाए, ये मैम की रिक्वेस्ट सभी लोग मान लीजिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, ये रिक्वेस्ट आप मेरी मान लीजिए और इसको ज़रा शेयर कर दीजिए।
हाँ जी, तो क्लास करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर तैयार हो जाइए, क्लास हो रही है स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो मैं डालने जा रही हूँ, और मेरा फ़ोन ने काम करना बंद कर दिया है क्या? हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालने जा रही हूँ। उससे पहले ये ज़रा सुन लीजिए कि आज का ना तुम्हारे लिए मैं सोच रही हूँ एक ना मोटिवेशनल कोट ज़रूर होना चाहिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले अंदर आग होनी चाहिए। तो वो आग क्या है? आग कहती है, यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंख को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आप लोग भी जमीन पर बैठ के काम करने की बजाय उड़ के काम कीजिए। मतलब ऐसा काम कीजिए जिससे लंबी उड़ान ली जाए, है ना? लंबी उड़ान ले सको, ऐसा कुछ काम कीजिए, ना कि जो भेड़ चाल है ना उसमें चलिए। ठीक है, अपने राजा खुद बनिए। पूरा आसमान तुम्हारा है। जमीन पर तो तुम्हें बहुत लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन आसमान में कितनी कम भीड़ है। तो आसमान के राजा बनो। ठीक है, तो इसी नोट पर क्लास करते हैं शुरू। और शीतल शर्मा 01 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगी। और डेली सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है, वो ज्वाइन करें। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोंचा फेस्टिवल ऑफ बस्तर इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? यानी कि गोंचा त्योहार है, बस्तर का है। यानी कि इसको कौन मनाती है? बस्तर एक ट्राइब है, जनजाति है, वो मनाती है। बस्तर जनजाति मनाती है गोंचा त्योहार। तो आपको बताना है कि ये कौन से मंथ में मनाया जाता है। आषाढ़, कार्तिक, सावन। आंसर करिए क्या होगा। ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। जो आपके ग्रेगोरिया जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा मंथ होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। जैसे हमारा जनवरी, फरवरी, ये इंग्लिश कैलेंडर है, ग्रेगोरिया कैलेंडर है। इसके अकॉर्डिंग हमारे मंथ्स क्या होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें आपने देखा होगा आषाढ़, सावन का महीना और कार्तिक महीना, तो ये सब होता है। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? सौरभ कह रहे हैं कार्तिक होगा, और सौरभ शर्मा कह रहे हैं बी होगा। प्रमोद का आंसर बी आ रहा है। अरिधि का आंसर बी आ रहा है। गुड मॉर्निंग तन्मय, कैसे हैं आप? जय श्री राधे कृष्णा। गोपाल जी, नाम में ही गोपाल है और राधे कृष्ण का नाम है। बहुत अच्छे। फटाफट से सभी लोग एक बार ना वीडियो का लाइव काउंट ना 30 से पार लेके जाइए, 30-40 से पार लेके जाइए। गोंचा एक ट्राइब है जो क्या बनाती है? गोंचा एक फेस्टिवल है जो बस्तर ट्राइब यानी कि बस्तर जनजाति मनाती है। कौन से में? तो याद रखिएगा, अगर मैं तुमसे कहूं कि जुलाई महीने में मनाती है तो अब बता दो जुलाई महीने के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जुलाई में आपका क्या आता है? कौन सा महीना आता है जुलाई के अराउंड में? और ये बता दो जुलाई में ही मेरा बर्थडे आता है, तो मैं इसी महीने में मैंने जन्म लिया है जब गोंचा फेस्टिवल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गोंचा फेस्टिवल? कहाँ मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा। ये जो बस्तर ट्राइब है ये आपकी कहाँ पर मिलती है? बस्तर जनजाति है, ये कहाँ पर मिलती है? बहुत अच्छे। कौन सा महीना होगा? सावन का महीना। सावन के महीने में ही आई थी तुम्हारी मैम इस दुनिया में। ठीक है, बस्तर जो होती है, बस्तर ट्राइब कहाँ की है? तो आपको पता होगा ये किधर की होती है? छत्तीसगढ़ की। बस्तर ट्राइब यानी कि बस्तर जो जनजाति है कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। ये जो गोंचा फेस्टिवल है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कौन से भगवान के लिए मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? तो सीधा सीधा यहां पर आंसर हो जाएगा, जो गोंचा फेस्टिवल है इसको एक नाम से और से जाना जाता है। इसको चैरियट, चैरियट यानी कि रथ बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? रथ। चैरियट फेस्टिवल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और गुंडीचा फेस्टिवल भी बोलते हैं। जिन्होंने मेरी क्लास ली होगी फेस्टिवल्स की उनको ये क्वेश्चन मैंने कराया है। चैरियट फेस्टिवल भी बोला जाता है और गुंडीचा फेस्टिवल भी बोला जाता है। ट्राइब वाली क्लास की होगी तो बस्तर के बारे में भी बताया था। तो इसका नाम क्या है? ये इन दो नामों से बुलाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो चैरियट यानी कि रथ का त्योहार है ना, तो रथ यात्रा याद रखना। कब मनाया जाता है? ये यात्रा जब जाती है किसकी? जगन्नाथ जी की। जो जगन्नाथ जी की, जैसे जगन्नाथ टेम्पल है जो आपका, जगन्नाथ मंदिर है जो आपका, जिसे क्या कहा जाता है? व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है जगन्नाथ टेम्पल को, या फिर ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। जगन्नाथ भगवान है यानी कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में जगन्नाथ जो भगवान है, जहां पर बालभद्र और सुभद्रा देवी यानी कि इनके भाई और बहन, श्री कृष्ण के भाई और बहन भी जगन्नाथ टेम्पल में विराजमान है। तो जगन्नाथ टेम्पल आपका व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है कि ब्लैक पगोड़ा? तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं व्हाइट पगोड़ा। पगोड़े का मतलब क्या होता है? बहुत बार सुना होगा कि मैम हम पगोड़ा पगोड़ा सुनते हैं। पगोड़े का मतलब क्या होता है? पगोड़ा मतलब होता है टेम्पल। पगोड़ा का मतलब क्या होता है? टेम्पल। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? बहुत ही ईजी है, सभी जानते
जानते होंगे, है ना, सभी जानते होंगे। अब यहां पर आंसर करो, ब्लैक पगोड़ा बोलूं तो क्या होगा, और अगर मैं 7 पगोड़ा बोलूं तो क्या होगा। फटाफट से भाई सभी लोग, एक दो लोगों को तो तुम लोग शेयर कर ही सकते हो ना, उनको एटलीस्ट शेयर कर दो, ठीक है। जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड होंगे, कोई तो एक बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई और फ्रेंड होंगे, उनको शेयर करो और क्लास में बुलाइए सभी लोग, ठीक है। 7 पगोड़ा है यानी कि 7 टेम्पल्स जहां पर बोला जाता है, 7 वहां पर मंदिर जो बोले जाते हैं, रथ जो बोले जाते हैं बड़े, वो कहां पर है, महाबलीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु, महाबलीपुरम में बोला जाता है। ब्लैक पगोड़ा किसको बोला जाता है, तो कोणार्क के उधर जो सन टेम्पल है, उड़ीसा कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, उसे क्या बोला जाता है, ब्लैक पगोड़ा। जगन्नाथ टेम्पल को क्या बोला जाता है, व्हाइट पगोड़ा। अब ये कब मनाया जाता है, आपका गोंचा फेस्टिवल, रथ यात्रा के समय पर यह मनाया जाता है। और याद रखिएगा इसको बस्तर का इसे क्या कहा जाता है, दशहरा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बस्तर का दशहरा भी कहा जाता है, यानी कि जो बस्तर जनजाति है वो दशहरे के रूप में इसको मनाती है, रथ यात्रा के टाइम पर मनाती है, रथ यात्रा के टाइम पर मनाती है। तो आंसर इधर क्या हुआ, आंसर हुआ यहां पर सी, सावन, यानी कि जुलाई के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द GSOP यानी कि ग्रोथ रेट टारगेट फॉर 12th 5-year प्लान 2012 से लेके 2017 तक का, फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आंसर करिए क्या होगा। ये कह रहा है पहले क्या होता था कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना होती थी, ये तब से, जब से हमें आजादी मिली है तब से ये चल रही है। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, तो याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि फर्स्ट 5-year प्लान कब से कब तक था, तो 1951 से लेके 1956 तक था। अगर मैं पूछूं आखिरी यानी कि सबसे लास्ट जो पंचवर्षीय योजना रही वो कब से कब तक रही, कौन सी मैं कहां से लाइव हूं, मैं हरियाणा से लाइव हूं, SK राज, मैं हरियाणा से लाइव हूँ, बहुत अच्छे। गोपाल 1951 में शुरू होता है, लेकिन आखिरी 5-year प्लान कौन सा रहा, तो याद रखिएगा 12वां जो 5-year प्लान था, 12th 5-year प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी। ये क्या थी, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किसका होता है, पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किसका होता था, कौन सा ऐसा आयोग था जो पंचवर्षीय योजना बनाता था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आंसर इधर क्या होगा, तो आंसर होगा कौन बनाता है, तो बनाता था आपका प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग को हटाकर यहां पर कौन सी आयोग आया, यहां पर कौन सा आयोग आया जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया यानी कि उसकी जगह ली, कौन सा आयोग आया, तो आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे। कौन से ईयर में आता है आपका नीति आयोग, कौन सा आया, नीति आयोग आया। भाई वीडियो का ना जो लाइव काउंट है इसको गिरने मत दो, ठीक है, इसको गिरने मत दो। नीति आयोग आता है, नीति आयोग आया, कौन से ईयर में आया नीति आयोग, तो याद रखिएगा कब आया नीति आयोग, ये आया आपका 1 जनवरी 2015 में। तो जो आपका ये 2012 से लेके 2017 का ये जो आपका 12वां पंचवर्षीय योजना थी, इसको 2015 में रद्द कर दिया गया और इसकी जगह क्या लाया गया, नीति आयोग। अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है, ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट क्या रखा गया था, बोला था कि 9% का, क्या बोला कि 9% का, लेकिन उस टाइम पर जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, नाम क्या था उनका, मोंटेक सिंह आलूवालिया, मोंटेक सिंह नाम था उनका। उन्होंने बोला कि भाई 9% लाना इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उन्होंने 8% का टारगेट रखा था। टारगेट अचीव हो पाया कि नहीं ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि उससे पहले क्या आ गई थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार आ गई थी 2014 में, और उसने 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग शुरू कर दिया। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एन से होता है नेशनल, आई से होता है इंस्टीट्यूट, टी से होता है ट्रांसफॉर्मिंग और आई से होता है इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये याद रखना, अगर फुल फॉर्म में ये पूछ ले कि नीति में टी का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन, कहां पर स्थित है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कहां पर स्थित है, सभी लोग आंसर करें। गुड मॉर्निंग दीक्षा, कैसे हैं आप भाई, फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हो गई जो लाइव काउंट आप लोगों का गिर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, आंसर करिए इधर क्या होगा, फटाफट से आंसर इधर करिए क्या होगा। कवर्धा, अंबिकापुर, कोरबा वेस्ट या फिर कोरबा ईस्ट, कहां पर है ये
और ये कौन सी जगह पर यानी कि कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। अब आंसर इधर आया है संतोष का, सबसे पहले संतोष कह रहे हैं ए होगा, तन्मय कह रहे हैं यहाँ पर बी होगा, एसके का आंसर है सी, तन्मय का आंसर है अंबिकापुर, शान क्रिएचर का आंसर है सी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका डी कोरबा ईस्ट। कहां पर है, कोरबा नाम की जगह पे है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट। कितनी कैपेसिटी का यानी कि कितनी इसमें क्षमता है, कितनी क्षमता का ये पावर प्लांट है, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र जो है ये कितनी क्षमता वाला संयंत्र है आपको बताना है। क्या होगा आंसर इधर। कोरबा कहां पर पड़ता है, ये जो कोरबा जगह है, कोरबा जो जगह है, जो पूर्व में कोरबा जगह है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा ये किधर है, ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है ये जगह। क्षमता कितनी है, तो याद रखिएगा 500 मेगावाट की कैपेसिटी वाला ये आपका थर्मल पावर प्लांट है। कौन से टाइम पर शुरू हुआ, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 2007 में। इसकी स्थापना कब हुई, 2007 में। और इससे जुड़ा हुआ कौन सा है, तो याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो इसका रख रखाव करता है, वो इसका गार्जियन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। गोपाड रिवर फ्लोज फ्रॉम, आंसर करिए क्या होगा। ये जो गोपाड नदी है ये कहां से बहती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या फिर सुरगुजा। आंसर करिए क्या होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और आंसर करिए इधर क्या होगा। आंसर करिए फटाफट सभी लोग, यहां पर क्या होगा, कौन सी जगह पर होगा। गोपाड जो रिवर है ये कहां से बहती है, कौन सी जगह से बहती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि बोलेंगे मैम हम तो पहली बार सुन रहे हैं, गोपाड भी कोई नदी है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो देखो जो चीज तुम अलग करोगे बाकियों से वही चीज तुम्हें आगे लेके जाने वाली है। ये मत सोचना जो हर कोई तुम्हें रटा रहा है वो देखो सब लोग रट चुके हैं, जो था वो सब लोग रट चुके हैं। अब बात यहां पर है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज कितनी है। वो एक्स्ट्रा नॉलेज कैसे आएगी, वो एक्स्ट्रा नॉलेज ऐसे ही आएगी आपकी। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए कोरिया। कोरिया जो ये जगह है ये कहां पर है, कोरिया जो ये आपकी जगह है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ एमपी के अराउंड जो एरिया है वहां पर ये पड़ती है। गोपाड रिवर है ये कौन सी रिवर की, कौन सी नदी की, गोपाड नदी जो है, गोपड़ नदी जो है, गोपड़ नदी जो है वो आपकी कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है, ये आपको आंसर करना है। कौन सी नदी की सहायक नदी है, गोपद नदी। आंसर करिए क्या होगा फटाफट से सभी लोग का। बहुत अच्छे, शान क्रिएचर ने सबसे पहले आंसर किया है और एकदम करेक्ट आंसर किया है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, सोन नदी। कौन सी नदी की ये ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखिएगा सोन नदी की ये यहां पर क्या है, सहायक नदी है। सोन नदी आपकी कौन से जगह से निकलती है, तो याद रखिएगा सोनहट पठार से निकलती है। सोनहट पठार से कौन सी निकलती है, आपकी सोन नदी निकलती है। कौन से एरियाज में बहती है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये बहती है। और साथ में कौन सा, मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पर बहती है कौन सी नदी, आपकी सोन नदी बहती है जिसकी सहायक नदी है गोपद नदी। अच्छा सोन नदी, ये बताइए सोन नदी है जो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है। सोन नदी भी तो किसी नदी की सहायक नदी है, कौन सी बड़ी नदी की सोन नदी सहायक नदी है। आंसर करिए क्या होगा, आंसर करिए क्या होगा। एक बार भाई सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और मतलब तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा गंगा। कौन सी नदी की है, तो गंगा नदी की। गंगा नदी की जो सबसे महान सहायक नदियां है उसमें सबसे पहले तो आपकी कौन सी आती है, सबसे पहले तो आती है आपकी यमुना। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, तो दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी नदी है गंगा की वो कौन सी है, सोन नदी है। कहां पर आके मिलती है गंगा सोन नदी के उधर, कहां जाके गंगा में से सोन नदी निकलती है या सोन नदी गंगा में कहां जाके मिलती है, तो याद रखिएगा पटना बिहार में। कहां पर मिलती है, पटना बिहार में। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो सोन नदी है इसका उद्गम स्थान क्या है, तो आंसर क्या होगा, सोन नदी उसका उद्गम स्थान क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका उद्गम स्थान होगा अमरकंटक। इसका उद्गम स्थान क्या होगा, अमरकंटक का जो पठार है वहां से ये निकलती है मध्य प्रदेश से। कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है जिसकी सहायक नदी है गोपद नदी। जो कहां पर बहती है, तो कोरिया छत्तीसगढ़ में बहती है। जो कहां से बहती है, कोरिया छत्तीसगढ़ में बहती है।
कौन सी? कोरिया नदी, गोपद नदी कोरिया छत्तीसगढ़ से बहती है। नेक्स्ट है छांग बखार हिल इज सिचुएटेड इन, आपको बताना है कि आंसर क्या होगा इधर, आंसर क्या होगा, कहाँ से बहती है छंग बखार हिल जो आपकी है, कहाँ पर सिचुएटेड है, कोरिया, बलरामपुर, जाजपुर या फिर सुरगुजा? आंसर करिए इधर क्या होगा, आंसर करिए यहाँ पर क्या होगा। बहुत अच्छे स्वप्निल, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। दीक्षा का आंसर करेक्ट है, गोपाल का आंसर करेक्ट है, शान का आंसर करेक्ट है, प्रियंका का आंसर करेक्ट है, सौरभ का आंसर इधर करेक्ट आया है। बहुत अच्छे सौरभ, सभी लोग यहाँ पर आंसर जरूर करते रहिए, मुझे पता रहना चाहिए कि आप लोग किस किस का गलत आंसर कर रहे हैं और किस किस का आप करेक्ट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं तन्मय? आई एम गुड। इतना अजीब लगता है ना ये बोलना कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पर भी, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इधर कोरिया। कहाँ पर स्थित है? कोरिया छत्तीसगढ़ में आपकी क्या स्थित है? कोरिया छत्तीसगढ़ में स्थित है आपकी छभाकर हिल, यानी कि जो छंग भाकर पहाड़ियां हैं कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। ज्यादा इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी इज, यानी कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है? वर्धा, मनियारी, अरपा या फिर केलो? आंसर करिए क्या होगा, आंसर करिए इधर क्या होगा, कौन सी ट्रिब्यूटरी है महानदी की? पहले तो आपको ये बताना है जो ये महानदी है इसका उद्गम स्थान का क्या है, इसका उद्गम स्थान क्या है, और महानदी कौन से राज्य की सबसे बड़ी नदी है? कौन से राज्य की सबसे बड़ी नदी है? महानदी के ऊपर कौन सा बांध स्थित है? ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रिंस, कैसे आप? गुड मॉर्निंग मिथुन, क्या हालचाल? ठीक है, फटाफट से सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर इधर क्या होगा, कौन से राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की है? उड़ीसा की है। इस पर कौन सा बांध है? तो याद रखिएगा हीराकुड डैम, हीराकुड बांध है जो, वो कहाँ पर है आपका? हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा आपका महानदी के ऊपर उड़ीसा में। महानदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर क्या होगा? केएल राहुल, मैं इसमें अब कुछ नहीं कह सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, आंसर क्या होगा इधर? जो लोग बोल रहे हैं वर्धा होगा, तो याद रखिएगा वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। महानदी का यहाँ पर जो उद्गम स्थान है वो कौन सा होगा? महानदी कहाँ से निकलती है? ये भी किधर से निकलती है? कौन सी जगह से निकलती है आपकी महानदी? बताइए फटाफट। ऑरिजिन ऑफ महानदी इज फ्रॉम वेयर? महानदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से शुरू होता है? फटाफट से सभी लोग बताएं। अमरकंटक होगा या कुछ और होगा? कुछ और भी पढ़ाया था या अमरकंटक होगा? ये तुम्हें ट्रिक करने के लिए था। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिहावा। सिहावा हिल्स हैं जो आपकी, सिवाहा हिल्स हैं जो आपकी विंध्याचल रेंज में, वहां से कौन निकलती है? वहां से निकलती है आपकी महानदी। ठीक है, सिहावा माउंटेन है जो, सिहावा हिल्स है आपकी, कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो याद रखिएगा महानदी वहां से निकलती है। जो वर्धा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। गोदावरी आपकी साउथ इंडिया की, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसके और क्या क्या नाम है? गोदावरी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो एक तो गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा, यानी कि साउथ गंगा किसका नाम है? गोदावरी का। दूसरा नाम क्या है इसका? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा। किसको बोलते हैं? बोलते हैं आपके गोदावरी को, क्योंकि एक तो इसका साइज बड़ा है, बाकी सभी प्रायद्वीपीय नदियों से ये बड़ी है। कहाँ से निकलती है गोदावरी? तो आप सभी को मैंने कराया था त्र्यंबकेश्वर जो जगह है, त्र्यंबक जो जगह है कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र में। वहां से क्या निकलती है? वहां से निकलती है गोदावरी। कहाँ जाके गिरती है? तो आपको पता है ये कैसी नदी है? ईस्ट फ्लोइंग, यानी कि पूर्व की तरफ बहती है। तो कहां जाके गिरेगी? जो पूर्व की तरफ बहती है वो कहां जाके गिरती है? वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब यहां पर वर्धा उसकी क्या है? उसकी ट्रिब्यूटरी है। अब यहां पर आंसर याद रखिएगा कि महानदी की जो ट्रिब्यूटरियां हैं वो मैं आपके लिए लिख रही हूं। महानदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं मैं लिख रही हूं। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है महानदी की? तो याद रखिएगा सियोनाथ होगी। कौन सी होगी? सियोनाथ। 22% जो पानी है महानदी के अंदर वो किसकी तरफ से जाता है? सियोनाथ की तरफ से जाता है। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी आपकी जोंक नदी। तीसरी कौन सी होगी? तीसरी होगी हसदो। चौथी होगी मांड।
पांचवी है आपकी इब, ओंग और तेल रिवर। इब, ओंग और तेल रिवर, ये कुछ एक बड़ी सहायक नदियां हैं किसकी, महानदी की। अब आप ऑप्शन में से कहोगे कि मैम इनमें से तो एक भी नहीं दिख रही है हमको, तो याद रखिएगा जो यहाँ पर अरपा नाम दिया हुआ है ये किसके ट्रिब्यूटरी है, ये सियोनाथ की है। अरपा जो रिवर यहाँ पर दी हुई है, खाउन रिवर, खाउन नदी, अरपा नदी, ये किसकी है, सियोनाथ की है। और सियोनाथ किसकी सहायक नदी है, महानदी की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा अरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द म्युनिसिपैलिटी, संविधान के किस संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ऑप्शन है आपके 70, 72, 73, 74। अब आंसर करिए इधर क्या होगा। है ना, फंस गए हो ना तुम लोग कि मैम आज कैसे क्वेश्चन डाले हैं, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं आज। लेकिन ये क्वेश्चन जो अभी आपके पास मैं अभी आपकी स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन है ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आई थिंक सभी लोगों को आंसर पता होगा। दीक्षा ने बोला है 74th अमेंडमेंट 1993। ओके, मिथुन कह रहे हैं 74th अमेंडमेंट होगा। ओके, और किसी का आंसर यहाँ पर दिख नहीं रहा है भाई, फटाफट से एक तो सभी लोग ना वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दूसरा यहाँ पर सभी लोग आंसर करिए, आंसर करेक्ट क्या होगा इधर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, गोपाल ने बोला है 74, कुंदन ने बोला है इधर 74। प्लीज यार वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि लाइव काउंट हमारा थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए आप सभी लोग। आंसर करिए इधर क्या होगा, 70th, 72, 73 या 74। तो बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 74। जो 74 अमेंडमेंट है आपका कब आया, तो ये भी आपका आया 1992 में। ये जो चारों के चारों आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये चारों के चारों संशोधन कौन से ईयर में आए, 1992 यानी कि 1992 में आए, ठीक है। अब इसके अंदर किसकी बात की जाती है, इसके अंदर बात की जाती है यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की। किसकी की जाती है, म्युनिसिपैलिटी की। क्या मुझे कोई बता सकता है कि म्युनिसिपैलिटी जो आपके 74th अमेंडमेंट संशोधन के थ्रू लाया गया कौन सी अनुसूची में है, यानी कि कौन से शेड्यूल, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है आपका म्युनिसिपैलिटी। इससे जुड़े हुए आर्टिकल कौन से हैं, कौन से अनुच्छेद हैं जो आपके म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका से जुड़े हैं। तो आंसर करिए क्या होगा। हेलो वीर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज लोग बड़े आराम से पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आते हो तुम लोग टाइम पर, टाइम पर आ जाया करो, ठीक है। आंसर इधर क्या होगा, टॉपिक वाइज कराओ प्लीज। ग्रुप डी में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इसे कवर करें पहले और टॉपिक वाइज कराएं, ठीक है राजन। ये भी आपकी बात मैं मानती हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट जो आपका वीक आ रहा है उसमें आपके लिए टॉपिक वाइज ले आऊंगी, ठीक है। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब, ठीक है। आंसर करिए अब इधर क्या होगा, ठीक है। आंसर करिए इधर क्या होगा, शेड्यूल कौन से शेड्यूल में आता है म्युनिसिपैलिटीज। तो याद रखिएगा कौन सा शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका से रिलेटेड है, तो 12वां शेड्यूल है। टोटल कितने शेड्यूल हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा जो टोटल शेड्यूल है वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 12 शेड्यूल, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 12वें शेड्यूल में किसके बारे में, म्युनिसिपैलिटी के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कौन से पार्ट में यानी कि कौन से भाग में आता है, तो भाग कौन सा होगा, 9A में। भाग 9A के अंदर कौन सा आता है, 9A में आता है आपका म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका। और अनुच्छेद इससे जुड़े हुए कौन से हैं ये आपको मुझे बताना है। अनुच्छेद इससे जुड़े हुए कौन से अनुच्छेद हैं ये आपको मुझे बताना है। बताइए कौन से अनुच्छेद हैं जो आपके म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिकाओं से जुड़े हैं। आंसर करिए क्या होगा सभी लोग, फटाफट से सभी लोग यहां पर आंसर जरूर करें, क्या होगा करेक्ट आंसर इधर। देखो आपने पढ़ा था, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 73rd अमेंडमेंट होता है 1992 का, इसके तहत कौन सा आता है, पंचायती राज आता है। क्या आता है, पंचायती राज आता है। पंचायती राज में बोला जाता है क्या, बलवंत राय मेहता कमेटी कितने देती है, उसमें 3 टियर देती है कि गांव के लेवल पर क्या होना चाहिए, विलेज यानी कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं बीच में ब्लॉक समिति होनी चाहिए और सबसे ऊपर क्या होनी चाहिए, जिला परिषद जो आपके जिला स्तर पर होगी। पंचायती राज कौन से शेड्यूल में आता है, तो याद रखिएगा शेड्यूल 11 में आपका इंक्लूड किया गया पंचायती राज को। भाग कौन सा था, भाग था 9।
पार्ट 9 के अंदर डाला गया आपका पंचायती राज। और आर्टिकल जो इससे जुड़े हुए थे वो कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल्स का तो एक भी इंसान ने अभी तक आंसर नहीं किया। आर्टिकल कौन से थे आपके? 243A से लेके 243O तक। ठीक है, यहां पर ओ के बाद में कहां से शुरू हो जाएंगे? ओ के बाद में अब शुरू हो जाएंगे 243P से लेके 243ZG तक। ठीक है, ZG तक कौन से हैं आपके? ये हैं आपके म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड। 72 में क्या दिया हुआ है? 72 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो त्रिपुरा की, उसके बारे में यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, उससे जुड़ी हुई प्रोविजंस का दिया हुआ है। और 78th जो आपका यहाँ पर है, अगर मैं कहूँ 71st कौन सा होगा? अगर मैं कहूँ 71st अमेंडमेंट जो 1992 में ही आया, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत आपके पास कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? एक थी नेपाली, एक थी कोंकणी, और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी मणिपुरी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वें शेड्यूल में। मणिपुरी, ये 3 भाषाएं थी जो आपकी जोड़ी गई थी 8th शेड्यूल के अंदर, 8वें शेड्यूल में, जिसने भाषाओं को बढ़ाने का काम किया। एक्चुअल में कितनी थी पहले भाषाएं? 14 थी। उसके बाद में एक सिंधी भाषा ऐड की गई 21वें अमेंडमेंट संशोधन के थ्रू। उसके बाद में 3 और ऐड की गई, किसके थ्रू? वो ऐड की गई आपके 71st अमेंडमेंट के थ्रू। और उसके बाद में आपकी 4 लैंग्वेज बोडो, डोगरी, सैंथली और मैथिली ऐड की गई। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो याद रखिएगा 92nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले तुम्हारे लिए एक कोट आ चुका है, जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से डर को निकालने की जरूरत है। हम डरते रहेंगे तो फिर हमारे ऊपर हमेशा डर हावी रहेगा। गुड मॉर्निंग सुयश, कैसे हैं आप? अगर हम डरते रहेंगे तो हमेशा डर हावी रहेगा। असफल होना कोई गलती नहीं है। असफल होते हैं इंसान, बहुत लोग असफल होते हैं, लेकिन वो आपकी सफलता की खुशी भी आपको तभी होगी जब आपने असफल होने की निराशा भी देखी है। देखो, जब आपको कितना बुरा फील होता है जब आप असफल होते हो, लेकिन उसके बाद में जब आपको सफलता मिलती है तो वो खुशी दुगनी हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है उसके लिए तुमने कितनी मेहनत की है, तुमने कैसे कैसे दिन देखे हैं, तब जाके तुम सफल हुए हो, है ना। तो इसीलिए कभी भी असफल होने से आप लोगों को डरना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मैं इस चीज में क्या कर सकता हूँ, कैसे अपनी स्टडीज को इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं आगे अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेयर इज इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय सिचुएटेड? कहाँ पर स्थित है आपका इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय? दिल्ली, भोपाल, मैहार या फिर नन ऑफ दीज? आंसर करिए, क्या होगा? मैम, इको फॉर रेलवे CBT 2। देखो, इकोनॉमिक्स के लिए ना आपका 21st से, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए आपका 21st से, जो अभी आपकी 21 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, पेड बैच शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि देखो, अगर मैं यूट्यूब पे लेती हूँ तो अब मिक्स्ड क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ, इसी में ही बच्चे नहीं आते हैं। बात बस ये है कि तुम जितने बच्चे जोड़ सकते हो ना हमारे साथ में, जितने बच्चे जोड़ सकते हो उसी क्लास को करा सकती हो। अब ये इकोनॉमिक्स जिसको भी पढ़ना है तो पेड बैच में ये आ रहा है आपका SSC सुपर एलीट बैच में, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी मैं, पॉलिटी भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी। पॉलिटी आपको हिंदी बैच में पढ़ाऊंगी। मतलब आपका सारा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी है वो कौन कवर कराएगा? मैं कवर कराऊंगी। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर आंसर करेक्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इधर डी। ना ये दिल्ली में है, ना ये भोपाल में है, ना ये मैहार में है। कहां पर है? कौन सी जगह पर है? तो याद रखिएगा, खैरागढ़ नाम की जगह है। कौन सी जगह है? खैरागढ़ नाम की जगह है, जो कहां पर है? आपके छत्तीसगढ़ में है। किधर है? छत्तीसगढ़ में ये जगह है। कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ? तो याद रखिएगा 1956 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्ट फॉर्म हैज बीन इंडिकेटेड इन द जोगी मारा केव इंस्क्रिप्शन ऑफ रामगढ़? मुझे इतने कम स्टूडेंट्स में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, और सच में ऐसा दिल कर रहा है कि मैं क्लास छोड़ ही दूं। इससे अच्छा तो मैं क्लास छोड़ ही देती हूँ इधर। आंसर क्या होगा इधर? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर स्कल्पटिंग। जोगी मारा जो केव्स हैं आपकी रामगढ़ की, जिन्हें और क्या बोलते हैं? जिन्हें सीता बेंगा केव भी कहते हैं। इन्हें जोगी मारा के साथ साथ सीता बेंगा
केव्स भी कहते हैं, गुफाएं भी कहते हैं इनको। रामगढ़ में जो किससे रिलेटेड है, ये आपकी रिलेटेड है स्कल्पटिंग से, यानी कि मूर्ति कला से। और कौन सी जगह पर है ये रामगढ़ जो जगह है, कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। वक्त से आगे तुम चल नहीं सकते पर सोच तो सकते हो, है ना। वक्त से आगे नहीं चल सकते हो लेकिन सोच सकते हो। तो सोच ऐसी रखो जो आपकी आगे आने वाली सोचों को आगे आने वाली चीज़ों को इफेक्ट कर सके। आगे का सोचो, अभी का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चल नहीं सकते आगे, लेकिन पहले से ही सोच के तो चल सकते हो कि आगे क्या क्या करना है, ताकि जब वो चीज़ आए तो तुम्हें सोचना ना पड़े कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आश्रम स्कूल्स इन ट्राइबल एरिया वॉज स्टार्टेड इन। आंसर करिए क्या होगा। अब मेरा मूड हो चुका है बुरी तरीके से ऑफ। जितने कम स्टूडेंट्स क्लास में है ना, तो उसको देख के मेरा मूड ऑफ हो गया है। प्लीज यार, कल से ना, अभी एक ही क्लास है, ठीक है। अब क्या चाहते हो कि मैं एक भी क्लास ना लूँ यूट्यूब पे, क्या चाहते हो? अगर चाहते हो कि क्लासेस कंटिन्यू रहे तो प्लीज कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 40 से अबव हमारा लाइव काउंट रहे। अदरवाइज फिर मैं बोल ही दूंगी कि रहने ही देते हैं, बिकॉज कोई फायदा नहीं है इतने कम स्टूडेंट्स में क्लास लेने का। अब एक क्लास बंद हो चुकी है, तुम चाहते क्या हो कि सारी क्लासेस बंद हो जाए, तब खुश हो जाओगे। अब देखो बात यही है, अगर तुम लोग क्लास अटेंड नहीं करोगे इसका सीधा सीधा क्या मतलब जाता है, सीधा सीधा ऑलिव बोर्ड के पास में यही मतलब जाता है कि शीतल शर्मा मैम की क्लास नहीं लेना चाहते स्टूडेंट्स। नहीं लेना चाहते तो क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। जब कोई देखने वाला ही नहीं है तो क्या करेंगे, क्लास चला के बंद कर दीजिए। तो अब यही होगा, एक तो हो चुकी है, एक में दूसरे में और ये करा देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, ठीक है। वैसे भी ऐसे इतने कम स्टूडेंट्स में पढ़ा के क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो भी तो वही बात है, बस तुम लोगों ने बेइज्जतियां करवानी और कुछ नहीं कराना। अब बिल्कुल रुला के मानोगे, है ना। आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा 1991 के अंदर आश्रम स्कूल्स खोले गए आपके ट्राइबल एरियाज में, यानी कि जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनरली आपके देखे जाते हैं छत्तीसगढ़ वाली जगह पर, और देखे जाते हैं आपके मध्य प्रदेश वाली जगह पर, जितने भी ट्राइबल एरियाज है यहाँ पर क्या खोले गए हैं, यहाँ पर आश्रम स्कूल खोले गए हैं। ऐसे ही कुछ एरियाज को टारगेट करने के लिए सरकार नवोदय स्कूल्स भी खोलती है। ऐसे ही एरियाज में नवोदय स्कूल्स भी खोले जाते हैं, आर्मी स्कूल्स भी खोले जाते हैं। कुछ एक एरियाज को टारगेट करते हैं, क्षेत्रों को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल स्कीम फॉर एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ नक्सल अफेक्टेड एरियाज ऑफ सीजी गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अंदर आने वाले जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज होते हैं उसमें कौन सी नई स्पेशल स्कीम चलाई गई है। चीफ मिनिस्टर चाइल्ड सिक्योरिटी स्कीम, गर्ल एजुकेशन इनिशिएटिव स्कीम, स्कीम रिलेटेड टू हायर एजुकेशन फैसिलिटी टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स, या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। आंसर करिए इधर क्या होगा, आंसर करिए इधर क्या होगा। देखो, जितना आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, उसका इंडिकेशन यही होता है। मैं क्यों बोलते हैं, सारे टीचर क्यों बोलते हैं कि भाई शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि शेयर करने का लोग हमें देखेंगे तो उससे डायरेक्ट मैसेज यही जाता है कि पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, इस टीचर की क्लास कंटिन्यू रखी जाए। और अगर नहीं ऐसा होता तो डायरेक्ट मैसेज यही है कि टीचर से पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा टीचर लाओ जिससे पढ़ना चाहते हैं, है ना। अब मेरे हिसाब से मेरे कंटेंट में मुझे नहीं लगता कोई कमी है। अगर कोई कमी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, वो चीज़ मैं चेंज करने को तैयार हूँ। लेकिन जब कोई कमी नहीं है, जब आप लोग बोलते हैं मैम कंटेंट अच्छा है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है, फिर ये मैसेज क्यों जा रहा है कि शीतल मैम की क्लास अच्छी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स उसे अटेंड नहीं कर रहे, ठीक है, अटेंड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज डेफिशिएंट इन नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज। इनमें से कौन सा विटामिन है जो नाइट, जिसकी कमी की वजह से रात में दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। आंसर करिए क्या होगा। अमित इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं खुद क्लासेस शुरू करती हूँ और खुद एंड करती हूँ, जब आपको भी पता है, कॉमन सेंस वाली बात है कि हम किसी ना किसी के नीचे वर्क कर रहे हैं, और वर्क कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि वर्क एनवायरनमेंट किस हिसाब का होता है। तो जब कोई एक फर्म है वो भी यही देखेगी ना कि उसको वहाँ पर उसके भी कुछ एक फैक्टर्स होंगे जो वो देखेंगी बाकी अलग फैकल्टी से। तो आपने देखा भी होगा और ये आप सभी जानते भी है, इतनी कॉमन सेंस सभी लगा सकते हैं कि भाई अगर आपको किसी की क्लास चाहिए, अच्छी लगती है, तो उसमें आप लोगों का ही फर्ज बनता है स्टूडेंट्स जोड़ने का, बिकॉज आप एक सर्कल में रहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप 100 बंदे, एक बंदा 100 बंदों को बुला के लाए, मैं ये कह रही हूँ एक
एक बंदा कम से कम 2-3 लोगों को तो बुला के ला सकता है। 2 लोगों को भी बुलाएगा तो आप में से 20 लोग अगर क्लास अटेंड करते हैं और हर एक 2-2 को बुला लाए तो सोचो 60 अपने आप हो जाएंगे, है ना। 20 से 60 अपने आप हो जाएंगे, 2-2 हर कोई ऐड कर पा रहा है तो 60 अपने आप हो जाएंगे। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट ये जरूर कीजिए। आंसर क्या होगा इधर? आंसर होगा विटामिन ए। बिकॉज देखो सब चीजों का ना सर्वाइवल होता है, हर एक चीज, हम हैं, आप हैं, यहाँ तक कि जानवर भी हैं, वो भी सर्वाइवल पे जीते हैं। तो सर्वाइवल तभी है जब आप एक मोटिव पूरा करते हैं, और इसमें मेरी हेल्प सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं। आप हैं तो मेरा वजूद है, आप अगर मेरी क्लास में नहीं है तो मेरा कोई वजूद नहीं है। शीतल शर्मा मैम कोई टीचर नहीं है अगर मैम की क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। एंड अब वो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर प्लीज मैम। जयपुर से राम राम। राम राम जी, राम राम। गणेश कैसे हैं आप? फटाफट से लाइव काउंट को भाई 50 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, 50 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं कि मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहें, मैं तब भी आपको बोलती थी जब मैं डेली यूट्यूब पे क्लास बोलती थी कि क्लास लेती थी कि प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, प्लीज़ लोग इसमें आएँ। और अगर आप अब ये एक क्लास रह गई, इसमें भी यही करेंगे तो फिर आपको पता है कि एक ना एक दिन मुझे ये बोलना पड़ेगा कि अब कोई भी क्लास नहीं होगी। तो अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो, आप चाहते हैं कि आप मुझे डेली देखो, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि डेली लाइव काउंट 50 से अबव हमारा चले, ठीक है। लाइव काउंट 50 से अबव हमारा चले और एटलीस्ट हम 1K व्यूज, मेरी जो क्लासेस होती है, सेशन होता है, उस पर हम एटलीस्ट 1K व्यू से ऊपर ला सकें। तो ये लोग आप ही पॉसिबल करा सकते हो, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ। मुझे कोई पागलपंती थोड़ी है, मैं इतनी बार बार एक ही चीज़ बोलूंगी। इसीलिए बोलती हूँ कि कभी तो किसी भी बात से किसी को फर्क पड़ेगा। क्या बोलते हैं विटामिन ए को? तो बोलते हैं रेटिनॉल। इसकी कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में अंधापन आ जाता है, यानी कि रात में दिखना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी में आपके कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? विटामिन बी एक पूरा कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। इसमें B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, ये अलग अलग, B5 आता है, B6, B आपका 12 आता है, B12 जिसको माइकोबैलामिन बोलते हैं, कोबैलामिन जिसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टाइप के बी कॉम्प्लेक्स जो होता है विटामिन, उसमें कितने टाइप के विटामिन बीज होते हैं, ये आप लोग मुझे आंसर करेंगे कितने टाइप के होते हैं। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है, यानी कि साइंटिफिक नेम है, वो क्या होगा? आप लोग आंसर करें, क्या होगा इधर? गुड मॉर्निंग नीलेश, कैसे हैं आप? क्या होगा? विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम क्या है, वो होगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड होगा विटामिन सी का साइंटिफिक नेम। और विटामिन के जो किसके लिए यूज होता है? जो विटामिन के होता है वो आपके शरीर में क्या करने का काम करता है? विटामिन के आपके शरीर में क्या करने का काम करता है? आंसर करिए, क्या होगा? हाँ जी प्रमोद, थैंक यू सो मच। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि 50 अबव हमारा लाइव काउंट जाए। आप सभी लोग इसको शेयर कीजिए। अब इतनी बार बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? विटामिन के किसके लिए यूज होता है? यानी कि खून के थक्के जमाने के लिए, यानी कि ब्लड को कोगुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? जो ब्लड है वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। मतलब अगर आपको चोट लगती है, सपोज आपको कट लगता है तो खून निकलता है, तो विटामिन के उसके ऊपर आप देखते हो ना कि वो यहाँ पर ऐसे जमने लग जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर एक ड्राई सी लेयर आ जाती है ना, जो बाद में हट जाती है, इतने नीचे स्किन आ जाती है। तो इसका काम कौन करता है? अगर ये ना हो तो ब्लड बहता ही रहेगा, जमेगा ही नहीं, ठीक है, जमेगा ही नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होगा? विटामिन के का, विटामिन के साइंटिफिक नेम क्या होगा? क्या बोलते हैं विटामिन के साइंटिफिक नेम को? तो याद रखेगा, फाइलोक्विनिन होगा। क्या होगा? फाइलोक्विनिन होगा। किसका साइंटिफिक नेम? विटामिन के का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, 12वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? जिला पंचायत, अर्बन बॉडीज, नगर पंचायत या फिर जनपद पंचायत? आंसर करना होगा आपको, क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा?
सभी लोग आंसर करें, यहाँ पर क्या होगा? जिला पंचायत किसका पार्ट है? जिला पंचायत किसका पार्ट है? अर्बन बॉडीज किसका पार्ट है? नगर पंचायत क्या ये 12वें शेड्यूल का पार्ट है? पहले तो ये बता दो 12वां शेड्यूल जो है, 12वीं अनुसूची है, किससे संबंधित है? कौन से ये संशोधन के थ्रू आई? तो 12वीं शेड्यूल हमने पढ़ा किससे संबंधित है? नगर पालिका से। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। कौन से संशोधन द्वारा आती है? तो 74वां जो संशोधन एक्ट है, अधिनियम है, संशोधन अधिनियम है जो, उसके थ्रू आता है। कौन से ईयर में आता है? तो याद रखिएगा 1992 में ये आता है। इसके तहत नगर पालिका को 12वें शेड्यूल में डाला जाता है, साथ ही में पार्ट यानी कि भाग 9A में डाला जाता है। भाग 9A में डाला जाता है और इससे जुड़े हुए अनुच्छेद जो हैं वो 243P से लेके 243ZG तक ये क्या होते हैं? आपके नगर पालिका से जुड़े हुए थे। तो यहां पर नगर पालिका से जुड़ा हुआ कौन सा है? नगर पालिका से जुड़ा हुआ है नगर पंचायत। तो ये किस में दिया हुआ है? दिया हुआ है 12वें शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सेशन पावर ऑफ अर्बन बॉडीज इज प्रोवाइडेड बाय, यानी कि जो शहरी निकाय होते हैं उसमें कराधान की शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राज्य सरकार, शहरी प्रशासन, वित्त विभाग या फिर वित्त आयोग। आंसर करना है आपको, क्या होगा? आंसर करना है इधर, क्या होगा? दीक्षा कह रहे हैं 1993 में। नहीं दीक्षा, 1992 में है। 1992 में है, 1994 में नहीं है पवन। कोई बोल रहा है 1993 में है, कोई बोल रहा है 1994 में है। मैंने जिधर पढ़ा है, बहुत ही रिलायबल सोर्स से पढ़ा है, वहां पर 1992 ही गिवन है। 73 का भी और 74 का भी 1992 ही गिवन है। ठीक है, उसके बाद भी फिर भी मैं तुम्हें कंफर्मेशन देके और एक दो जगह और देख के तुम्हें बता दूंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इधर फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसे कौन देता है? ये जो पावर्स दी जाती है अर्बन बॉडीज को, ये कौन देता है? ये देता है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्स द डेवलपमेंट प्लान फॉर एंटायर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पूरे जिले के लिए विकास की योजनाएं कौन तैयार करता है? स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी या फिर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिन लोगों का अभी हरियाणा ग्राम सचिव का एग्जाम है ना, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए जिनका भी ये एग्जाम है ग्राम सचिव का, HSSC का आने वाला है, शायद 6 से 12 जनवरी के बीच में आई गेस, है ना? तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। अब आंसर इधर क्या होगा? जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1993 से 94 है। ठीक है पवन, मैं एक बार लक्ष्मीकांत में और एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लक्ष्मीकांत की पुरानी वाली किताब है। ठीक है, अब नई वाली में क्या आया है वो पता नहीं, पुरानी वाली एक बार दोबारा से मैं चेक कर लूंगी। आंसर इधर क्या होगा? मैंने जितने भी सोर्सेज से देखा है उन सोर्सेज से मेरे को 1992 ही मिला है। ठीक है, बहुत अच्छे। प्रमोद करेक्ट आंसर है, शान का आंसर करेक्ट है, अमित का आंसर करेक्ट है, मिथुन कह रहे हैं ए होगा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी कि हर जिले के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट होती है, हर जिला होता है, उसके लिए एक जिला योजना समिति बनाई जाती है। एक जिला योजना समिति बनाई जाती है जिसके अंडर वो पूरे जिले के अंदर क्या क्या अलग अलग तरीके के विकास योजनाएं हैं वो तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द स्ट्राइक ऑफ BNC मिल वर्कर्स ऑफ राजनंदगांव इन 1920 which lasted for 37 days। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल, और ये जर्नली SSC में इस टाइप के बहुत पूछे जा रहे हैं, और आई थिंक RRB में भी आपके काफी आते हैं। RRB का जो CBT 1 का पैटर्न है उसमें मैंने ज्यादातर सवाल देखे थे पॉलिटी से, है ना? पॉलिटी से मैंने काफी देखे थे, और स्टैटिक जीके करंट अफेयर से भर भर के क्वेश्चन थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा इधर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये कौन था? इसने BMC के जो मिल वर्कर्स थे, यानी कि मिल के अंदर वर्कर्स थे, उनकी जो हड़ताल हुई थी उसका नेतृत्व किया था 1920 के अंदर राजनंदगांव में, जो 37 डेज तक चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? राइनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग द। राइनोस्कोप कौन सी जांच के लिए एक उपकरण है? आपको आंसर करना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। आंसर क्या होगा वो बताइए। नोज, आईज, ब्रेन या फिर ईयर्स, किसके जांच के लिए, आवाज कम कीजिए थोड़ी सी, किसके जांच के लिए आपका राइनोस्कोप यूज होता है? नोज के लिए या फिर आईज के लिए, ब्रेन के लिए
लिए या फिर ईयर्स के लिए? बोल रहे मैम अगर ब्रेन के लिए होगा ना तो प्लीज हमारा चेकअप जरूर करा देना राइनोस्कोप से, है ना, अगर ब्रेन के लिए होता है तो। मेरे घर वाले हंस के गए हैं इस बात पे, कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि इसी का चेक कराएंगे। हंस के गए हैं अभी मेरे को देख के, जब मैं कह रही थी कि अगर ये ब्रेन के लिए हो तो हमारा करा देना, ऐसे हंस के देख के गए हैं जैसे मेरा कराने वाले हैं। क्लास के बाद उठी और पता चले मेरे को बेहोश करके ले गए हैं डॉक्टर के पास में और कह रहे हैं इसका जरा दिमाग का चेकअप करना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी का आंसर इधर करेक्ट आ रहा है। तन में आपका गलत हो गया है। सबसे पहले आंसर जिसने करेक्ट किया है देख लेती हूँ वो कौन है, वो है आई थिंक मिथुन का आंसर करेक्ट है, अमित का आंसर करेक्ट है और आफ्ताब का आंसर करेक्ट है, सत्य रंजन, तन्मय, प्रमोद, शान एकदम सही। करेक्ट आंसर क्या होगा? नोज का। किसकी एग्जामिन करने के लिए? तो नोज को एग्जामिन करने के लिए किसका यूज होता है? राइनोस्कोप का। ठीक है, राइनोस्कोप से ये याद रख लेना, राइनोसोरस होता है ना, उसके बिल्कुल मुंह के इधर ही एक बड़ा सा हॉर्न होता है, बड़ा सा सींग होता है उसकी नाक पे। तो याद रख लेना कि उसकी नाक को वो चेक करना चाहते हैं कि भाई ये सींग इसकी नाक पर उगा कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंजन ऑफ द डैश इज द ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड। अब ये तो कुछ रेलवे टाइप की चीज हुई क्योंकि बात हो रही है स्टीम लोकोमोटिव्स की। स्टीम लोकोमोटिव्स क्या होते थे? रेल पहले कैसे चलती थी? स्टीम वाली, भाप वाली तो चलती थी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रेल है जिसका जो इंजन था वो सबसे पुराना स्टीम लोकोमोटिव में अब तक जो काम कर रहा है उसमें जाना जाता है। पैलेस ऑफ व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, फेरी क्वीन या फिर गोल्डन कैरियोट। आंसर करिए क्या होगा? थैंक यू गुरिंदर जी। बहुत खुशी होगी अगर आप कंटेंट या मैम के पढ़ाने की तारीफ करेंगे तो उससे मुझे कहीं ज्यादा खुशी मिलेगी। और आंसर इधर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है कुंदन बोल रहे हैं फेरी क्वीन, गौतम बोल रहे हैं सी होगा, तन्मय का आंसर ए है, अमित का आंसर ए है, मिथुन का आंसर ए है। देखो ए वाले लोग यहाँ पर हार जाते हैं। करेक्ट आंसर किसका होगा? दीपू कह रहे हैं ए और तुक्का। दीपू को मिलता है सच्चाई अवार्ड। ठीक है, दीपू ने दुनिया जहान से ज्यादा यहाँ पर सच्चाई डाल दी है। वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आंसर इधर करेक्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फेरी क्वीन। कौन सी ट्रेन है जिसका बोला जाता है सबसे पुराना है? अब याद कैसे करोगे कि भैया फेरी है ना जो, और क्वीन जो रहती थी हमारे यहाँ पर, किसने चलवाई? ब्रिटिशर्स ने रेल चलवाई, है ना। हमें तो शायद और थोड़ा टाइम लग जाता। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर रेल चलवाई, किसके कहने पर? क्वीन के कहने पर। तो क्वीन कैसी थी? फेयर कलर की थी। तो फेरी क्वीन से याद रख लेना सबसे पुरानी जो स्टीम लोकोमोटिव अब तक काम कर रही है वो किसका है? इंजन फेरी क्वीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड, यानी कि जो मुख्य पर्वत श्रृंखला है इनमें से कौन सी उसमें सम्मिलित नहीं है? विंध्या, हिंदकुश, अरावली या फिर सतपुर। आंसर करिए सभी लोग यहाँ पर क्या होगा? आंसर करिए इधर क्या होगा? क्या होगा इधर करेक्ट आंसर? कौन सी जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है भारत की उसमें से ये उसमें सम्मिलित नहीं है? विंध्या, हिंदकुश, अरावली या फिर सतपुर। आंसर करिए इधर क्या होगा? वीडियो पसंद आना है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप के अंदर, ये माइक्रोसॉफ्ट कुछ कुछ अपडेट कर रहा है। आंसर क्या देखने को मिल रहा है? मिथुन कह रहे हैं, गौतम कह रहे हैं हिंदकुश। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही पकड़ा है गौतम आपने, बिल्कुल सही पकड़ा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदकुश भारत की नहीं है। क्यों नहीं है? भारत के अंदर क्यों इंक्लूड नहीं होती है? तो कौन से एरिया में है फिर ये? तो गौतम ने इसका आंसर कर दिया है कि हिंदकुश किस तरफ पड़ती है? पाक में पड़ती है, पाकिस्तान में। जिसके इरादे नापाक वो कौन? पाकिस्तान। ठीक है, वही चीख चीख के कहता है कि मैं बहुत ही पाक हूं, बहुत ही साफ हूं, जो एक्चुअल में बहुत ही मैला है। बाकी जो आपकी विंध्यास है, अरावली रेंज है, सतपुरा की रेंज है, ये कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी भारत के अंदर। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूं कि विंध्यास की जो रेंज है, विंध्याचल जो रेंज है आपकी किस तरफ पड़ती है? विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखला है ये कहां पर पड़ती है आपका? ठीक है, बताइए ये रेंज कहां पर पड़ती है? विंध्याचल की कौन से एरिया में पड़ती है भारत के अंदर? कौन से एरिया में पड़ती है? नॉर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ, साउथ की तरफ, किस तरफ पड़ती है? नॉर्थ में पड़ती है, नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में, या फिर मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में, या फिर ये पड़ती है आपकी साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में। तो आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा किस तरफ पड़ती है ये? ऑलमोस्ट आपके सेंट्रल इंडिया की तरफ पड़ती है, यानी कि मध्य प्रदेश। आपको पता होगा रेंजेस ना बहुत सारी चीजें कवर करके जाती है। अगर मैं आपसे कहूं जो अरावली की रेंज है ये कौन से भारत को कवर करती है? अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी रेंजेस को कवर करती है? और अरावली की जो रेंजेस है ना पर्वत श्रृंखला, ये कुछ ज्यादा बड़ी पहाड़ियां नहीं है, है ना, ज्यादा ऊंची पहाड़ियां नहीं है अरावली की रेंज की। और
तुम्हें ये बता दूं कि ये नॉर्थ इंडिया में हरियाणा से शुरू हो जाती है, हरियाणा से होती हुई, दिल्ली से होती हुई, राजस्थान से गुजरती हुई कहाँ जाके एंड होती है, गुजरात में जाके एंड होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये किस में है, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट बनती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट बनती है। अगर मैं पूछूं कि अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि अरावली जो चोटी है, अरावली की जो श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, क्या नाम है उसका और कहां पर पड़ती है ये हाईएस्ट पीक, होके कहां से गुजरती है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में जाके एंड होती है, ज्यादा लंबी खिंचती नहीं है। हाईएस्ट पीक कहां पर है, तो सभी का आंसर यहां पर आना चाहिए। सबसे पहले आंसर आया है दीपू का, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या हुआ, हाँ ओल्डेस्ट है। कैसी है ये, ओल्डेस्ट है, कौन सी, अरावली की जो श्रृंखला है ये ओल्डेस्ट है। हाईएस्ट पीक कहां पर है, गुरु शिखर में, हाईएस्ट पीक कहां पर है, गुरु शिखर पर है। कौन से कितने मीटर की है ये, कौन सी जगह पर पड़ती है, तो याद रखिएगा माउंट आबू राजस्थान में। कहां पर है ये गुरु शिखर, माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, अब यही आपसे पूछ लूं दिलवारा के जो टेम्पल्स है वो कहां पर पड़ते हैं, दिलवारा के जो जैन टेम्पल्स है, दिलवारा जैन टेम्पल्स हैं, ये आपके कौन सी जगह पर पड़ते हैं। गुरु शिखर जो आपकी माउंट आबू राजस्थान में है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो है 1722 मीटर। हाईएस्ट पीक की हाइट कितनी है, 1722 मीटर। दिलवारा के टेम्पल्स कहाँ पर होंगे, तो बिल्कुल सही, ये भी कहाँ पर होंगे, वहीं पर होंगे जहां गुरु शिखर है, हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटी है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं पर दिलवारा के टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू ये वही जगह है जो राजस्थान का ओनली हिल स्टेशन है। राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन कौन सा है, माउंट आबू। सतपुरा, यहां पर सतपुरा दिया हुआ है। सतपुरा की रेंज आपके कौन से भारत के क्षेत्र में पड़ती है, सतपुरा की जो रेंज है भारत के कौन से क्षेत्र में पड़ती है, तो आंसर करिए क्या होगा, तो आंसर करिए सभी लोग यहां पर, क्या होगा, सतपुरा की जो रेंज है ये कहां पर पड़ती है, मध्य भारत में, उत्तर भारत में, या फिर आपके दक्षिण भारत में। आंसर करिए सभी लोग यहां पर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोगों का आंसर इधर आना चाहिए, कौन सी तरह। अब हमको पता है सतपुरा की जो रेंज है ये किस तरफ पड़ती है, सतपुरा की रेंज किस तरफ पड़ती है, तो ये पड़ती है आपके एमपी वाले एरिया में, तो क्या होगा, सेंटर इंडिया, सेंट्रल इंडिया, यानी कि मध्य भारत में कौन सी पड़ती है, सतपुरा की रेंज पड़ती है। अब हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं कि जो अरावली की रेंज है वो कहां पर है, सबसे उसकी हाईएस्ट चोटी किधर है, गुरु शिखर है, माउंट आबू राजस्थान में, 1722 मीटर की उसकी ऊंचाई है। और जो आपके दिलवारा के टेम्पल्स है वो भी कहां पर मिलते हैं, राजस्थान, माउंट आबू में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट गैदर्ड इन 1940s फिगर आउट हाउ टू रिफाइन यूरेनियम एंड बिल्ड एन एटॉमिक बॉम्ब। मतलब बात हो रही है एटम बॉम्ब की, तो आंसर करिए क्या होगा कि 1940s के टाइम पर, तुमको पता है ना उस वक्त पर क्या चल रहा था, तुमको पता है उस वक्त पर क्या चल रहा था, एटम बॉम्ब जो आपका हिरोशिमा और नागासाकी पर पड़ा, कौन से ईयर में पड़ा, और कौन से, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मंथ है अगस्त मंथ में पड़ता है उधर। ठीक है, कौन से ईयर में पड़ता है, नागासाकी और हिरोशिमा पे जो एटम बॉम्ब का वार हुआ वो कौन से ईयर में हुआ, ये आंसर करिए। कौन से प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने बोला कि भैया कैसे रिफाइन करेंगे यूरेनियम को, क्योंकि हमको तो क्या बनाना है, हमको तो बनाना है एटम बॉम्ब, है ना, फोड़ना है एटम बॉम्ब। तो इस वर्क को क्या बोला जाता था, इस वर्क का नाम दिया गया था मैनहट्टन, यानी कि ऐसे नाम से याद रख लेना, मैन है ना, इनको हटाना है, यानी खल्लास करना है, किसको, आदमियों को, मैन हटाओ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। कौन से ईयर में हुआ था हमला, तो बहुत अच्छे 1945 में। 1945 में ही किसकी मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु होती है, एक जो बड़ा कौन था, सबसे खुखार आदमी जिसने जर्मनी का नाश कर दिया था, कौन था वो, एडोल्फ हिटलर। क्या मुझे कोई बता सकता है एडोल्फ हिटलर की मृत्यु कौन सी तारीख को हुई, when did Adolf Hitler died? बहुत अच्छे, 6 अगस्त और 8 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिरता है, नागासाकी पर गिरता है एटम बॉम्ब। एडोल्फ हिटलर की मृत्यु कब होती है, तो याद रखिएगा 30 अप्रैल 1945। इस 1945 में ही अलग अलग चीजें हमें देखने को मिली, है ना, एटम बॉम्ब भी यहीं गिरते हैं। 6 अगस्त को कहां पर गिरा था, 6 अगस्त को कहां पर गिरा था, तो याद रखिएगा ये गिरा था आपका नागासाकी में। कहां पर गिरा था, नागासाकी में।
ठीक है। और 8 अगस्त को कहां पर गिरा था, तो याद रखिएगा हिरोशिमा पर गिरा था। कहां पर गिरा था, हिरोशिमा पर। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत यहां पर 1940s में क्या बनाया गया, यहां पर आपका बनाया गया यूरेनियम को रिफाइन करके एटम बॉम्ब। कौन सा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, यानी कि मैन को हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नेविगेशन सैटेलाइट है। आप देखते हो ना जीपीएस, है ना, जीपीएस सब चलाते होंगे, गाड़ी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, फोन में भी चलाते हो कि जीपीएस निकाल लेते हैं। क्या करता है, नेविगेशन देता है ना। गूगल का जो जीपीएस है वो आपको क्या देता है, नेविगेशन देता है, यानी कि इधर उधर जाने की वो देता है। किसके थ्रू देता है, जो सैटेलाइट लगी हुई है वो सैटेलाइट नीचे की कवरेज देती है। अब इनमें से कौन सा है, आपको आंसर करना होगा। IRNSS या फिर SLV या फिर GSLV या फिर PSLV। आंसर करिए इधर क्या होगा, आंसर करिए इधर क्या होगा, फटाफट से आंसर करिए। देखो जिसके भी पीछे एलवी आता है वो क्या होता है, वो होता है लॉन्च व्हीकल। यानी कि जो आपकी बड़ी बड़ी सैटेलाइट होती हैं, जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट होती है उनको ऊपर लॉन्च करने का, यानी कि आप देखते हो ना इस टाइप से कुछ होता है, यहां पर उसमें कुछ लगा हुआ होता है, तो इस टाइप से इसको ऊपर की तरफ इग्निशन देने का, इसको ऊपर की तरफ एग्जर्ट करने का, लॉन्च करने का काम कौन करते हैं, इसमें एलवी करते हैं, यानी कि लॉन्च व्हीकल करते हैं। इसमें दो मेन है आपका, GSLV और PSLV। अब आपको बताना है कि ये GSLV में और PSLV में ये क्या है। यहां पर देखो S क्या होता है, S होता है सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। S से मतलब क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये सब में सेम है। G और P का मतलब क्या है, तो G से याद रखिएगा जियो सिंक्रोनस, क्या होगा, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और P से क्या होगा, पोलर, पी से क्या होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब यहां पर लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हैं हम, नहीं, हम तो कह रहे हैं सैटेलाइट कौन सी होगी, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा IRNSS, IRNSS। मुझे इसकी फुल फॉर्म, कौन ऐसा बच्चा है जो इसकी फुल फॉर्म मुझे बता सकता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाता है सपोज एग्जाम में कि व्हाट डज, यानी कि जो आपको ये IRNS दिया हुआ है, IRNSS दिया हुआ है, इसमें व्हाट डज N स्टैंड्स फॉर, यानी कि N का यहां पर मतलब क्या है, R कर देती हूं, N की जगह मैं R कर देती हूं, N से तो तुम समझ जाओगे क्या होगा। What does R stands for in IRNSS। अब बताइए आंसर क्या होगा। तो फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो कैसे बता दोगे, तो फुल फॉर्म मैं तुम्हें बता देती हूं इधर। फुल फॉर्म क्या होगी, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। सैटेलाइट सिस्टम ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, जिसमें आर का मतलब क्या है, रीजनल। अब आंसर कर पाओगे कि नहीं, अब आंसर कर पाओगे कि नहीं। तो ये कैसी सैटेलाइट है, ये नेविगेशन सैटेलाइट है, जो क्या करेगी, नेविगेट करेगी, किसी को दिखाएगी कि हाँ भाई यहाँ पर जीपीएस वगैरह में जो ये यूज होती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अब आपसे मिलती हूँ कल सुबह 11 बजे, आई थिंक कल शायद क्लास नहीं है, परसों 11 बजे मिलती हूँ आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक